अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया के जो पॉपुलेशन के हवाले से और रकबे के हवाले से दुनिया के अगर 10-12 शहरों की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, तो उसमें सर फहरिस्त कराची का भी नाम आता है। पाकिस्तान का मुआशी हब और अपनी साख्त, बनावट और अपने जोग्राफिया के लिहाज से और दीगर उमूर पे हम कह सकते हैं कि बैक वक्त ये शहर जो है वो मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन का स्टेटस रखता है। लेकिन इसके बावजूद अलमिया ये है कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम ये शहर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो उसमें 172 शहरों की आलमी फहरिस्त है, जिसमें कराची 170वें नंबर पर है। यानी काबिल रिहाइश अगर बदतरीन शहर की बात की जाए या काबिल रिहाइश शहरों की आलमी फहरिस्त की बात की जाए तो 173 शहरों में से 170वें नंबर पर है। इतनी ज़्यादा जो है इस मसाइल का शिकार है ये शहर। ये आदाद व शुमार इस वक्त हमें बता रहे हैं क्या वजूहात हैं और इस वक्त जो सूबाई हुकूमत और थर्ड टियर गवर्नमेंट किस तरीके से इस शहर बेहतर बनाने के लिए कोशा है, मसाइल का इदराक किस हवाले से किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है ये क्या कह रहा है? 172 शहरों की फहरिस्त जिसमें कराची 170वें नंबर पर है। ये इंतहाई काबिल शर्मनाक सूरत हाल है, क्या कहिएगा? देखें, बिल्कुल ये फहरिस्त में तो है, मगर अगर आप इसकी फहरिस्त और भी उठा के देखें तो दीगर बहुत सारे बड़े शहर, जो ऐसे शहर जैसे आपने अपने इंट्रो में खुद ही बताया कि काफ़ी मुल्कों से बड़े हैं, तो उनकी मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज होते हैं। और ख़ासतर खुसूसन कराची में कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल दिस टू, तो वो वाला केस है। अगर आप केएमसी को उठा के देखें या सिंध गवर्नमेंट को उठा के देखें तो सिर्फ 30 से 40% कराची ऐसा है जो सिंध हुकूमत के अंडर आता है। उसमें फेडरल 60% जो है फेडरल है, जिसमें डीएचए हो गया, कंटोनमेंट्स हो गई, केपीटी लैंड हो गई, रेलवे लैंड हो गई और सिविल एविएशन लैंड हो गई। तो ये बहुत सारी डिफरेंट इदारे हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हमने जो अब करना शुरू किया है कि कराची को सेंट्रलाइज एक प्लान दे के कि अगर दीगर इदारे भी काम कर रहे हैं तो वो भी आके अपना हिस्सा डालें। अगर शराय फैसल पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप जिस रोड से शराय फैसल से आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, वो रोड जो है वो केएमसी के अंडर आती है, मगर उसी एयरपोर्ट से जब आप शराय फैसल से वापस आ रहे होते हैं, उसकी जो वापस आने वाली रोड है वो फैसल कंटोनमेंट की होती है। तो मसला यहाँ आके खड़ा होता है कि जब बुराई आती है, एक जगह पानी खड़ा हो दूसरी जगह नहीं हो, तो तनकीद हमेशा सिंध हुकूमत पे होती है या मेयर पे होती है या केएमसी पे होती है। तो बहरहाल हम नहीं, जो है लेकिन उस फेज से पिछले राशिद पिछले 17 साल से सूबे सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत है और 17 साल में भी अगर हम ये बात करें कि इदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डोमेन्स की हम बात करें तो फिर ये फेलियर नहीं इसको कहा जाएगा अगर 17 साल में भी इस बात का इदराक नहीं हुआ? नहीं देखिए, मैं देखिए, फेलियर या सक्सेस जो है किसी चीज की कौन तय करता है? ये गुल इंडेक्स रिपोर्ट जो है इट्स अ वेरी जेनेरिक रिपोर्ट जो आती है, ये ना हरफ आखिर है ना ये सब चीजें। कराची में देखें, दीगर मैं नहीं कह रहा कि थिंग्स आर आइडियल, मगर चीजें बेहतरी अगर 6 साल पहले से उठा के आप देखें तो चीजें बेहतरी की तरफ। एक टाइम ऐसा भी था, हम भी कराची के रिहायशी हैं, आप भी मेरे ख्याल से शायद कराची से ही ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल नहीं रखते, सॉरी मुझे नहीं पता। बहरहाल नहीं, बिल्कुल मैं कराची से हूँ, लेकिन बात सारी ये है राशिद साहब कि अगर ये बड़ी जेनेरिक इश्यूज हैं तो आप इस रिपोर्ट को चैलेंज क्यों नहीं करते? और पिछले आप ये समझते हैं कि पिछले 6 साल में शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, शहर की जब सड़कें जो हैं वो बेहतर हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं। देखिए, मैं आप देखें, आप अगर इसको कंपेयर पिछले 5 साल पहले का कराची और आज का कराची अगर आप देखें तो चीजें बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं आपको। कचरा, एक टाइम ऐसा था कि बिल्कुल कचरा कुंडी कराची बन चुका था, सॉलिड वेस्ट के इश्यूज थे, पानी 3-3 दिन लोग ट्रैप हो जाते, ऐसा पानी खड़ा होता था। अभी भी मुश्किलात हैं कि किसी भी क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिशें अमूर से ज्यादा अगर हो रही हैं, मगर आप चीजें बेहतरी आपको मेयर शहर का ऑन ग्राउंड दिखाई देता है, काम करता हुआ, पानी ड्रेन आउट होता है,
कचरा उठता है, पिंक बसेस आ गई हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए नहीं, हैं, आपकी रोडें नज़र पूरी। में सर अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी नज़र में कराची कहाँ से कहाँ तक आप कराची को देख रहे हैं कि मैं एक बड़ा मॉडल कराची को देखूं? क्योंकि मैं चाहूँगा कि फिर आप वो कराची भी देखें जो मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि आप कराची के ये एरियाज जाके देखें। आपकी नज़र में कराची कहाँ से कहाँ तक है, डिफेंस से लेकर और कहाँ तक है कराची आपकी नज़र में? देखिए, मैं आपसे यहाँ मुझे आप कुछ, मैं यहाँ एमपीए भी यहाँ से रह चुका हूँ, एमएनए भी रह चुका हूँ, अभी मैं सूबाई वजीर हूँ। मेरे ख्याल से आपको मुझे ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कराची कहाँ से कहाँ तक है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कहाँ कराची कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप अपने सवालों तक महदूद चीज़ को रखें तो मैं उसका नहीं, जवाब मैं आपको दे सवालों तक ही सकूंगा। महदूद हूँ राशिद साहब। मैं यही जानना चाह रहा नहीं हूँ नहीं, कि मुझे आप वो मुझसे वो आप ये सवाल कराची क्या के कर रहे हैं कि कौन से कराची डिफेंस। इलाके हैं? मतलब इस वक्त भी आप साइट एरिया जाके देखें, आप नॉर्थ की तरफ चले जाइए, न्यू कराची साइड चले जाइए, औरंगी टाउन चले जाइए, गुलशन इकबाल चले जाइए, जौहर चले जाइए, आप मुझे बता तो दें कि कहाँ पे आप मॉडल कराची देख रहे हैं। देखिए, मॉडल कराची क्या होता है भाई, काम हो रहा है। आप ऐसा, जितने भी आपने ये चीजें गिनवाई हैं, आप मेरे साथ चले चले, मैं आपको दिखा देता हूँ वहां कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, कहाँ रोड बन रही है, कहाँ क्या काम हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम हो रहा है। फेडरल में हमारे अच्छे ताल्लुकात उनसे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपना हिस्सा डाल के जो काम कर सके। यहाँ ब्लेम गेम हम नहीं खेल रहे। कुछ सियासी जमातें होती हैं जो खेलती हैं, मगर वी आर हियर टू वर्क, और हम काम कर रहे हैं। और देखिए, इसका तयन कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो ना मैं करूंगा एक पीपल्स पार्टी का स्पोक्स पर्सन होके, इसलिए कि जाहिर सी बात है मैं तो उनके फेवर में ही बात करूंगा, ना आप करेंगे। आप एक एंकर हैं, आप, आपका काम है सवाल करना, आप वो करेंगे। फैसला कौन करेगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये आवाम आवाम करेगी। करेगी। नहीं तो आवाम। आवाम से कभी पूछा है तो मैं, आपने? आप मेरी बात अगर कंप्लीट करने दें आप, तो मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं, मैं जी। मुकम्मल कर लूं, फिर आप दूसरे सवाल पे आ जाएंगे। आवाम करेगी ना। तो आवाम क्या कर रही है? आप, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो पिछले 17 सालों की आप बात करिए, वाहिद पार्टी है जिसकी सीटें पूरे सिंध में बाशमूर कराची बढ़ती चली जा रही है। पहली दफा कराची में आपको मेयर आया है पीपल्स पार्टी का, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मकबूलियत नहीं है, आवाम फैसला नहीं कर रही, तो ये सीटें और सब तो हम जीत रहे हैं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। जो लोगों को, जो रिहायशी हैं वहां के, उनको समझ आ रही होंगी कि वो नहीं, हमारी तरफ वो जो कायल होके नंबर आ रहे गेम हैं, था हमें सर वोट सर दे। सर बड़ी माजरत के साथ, वो जो मेयर कराची के इंतखाब के बाद जो नंबर गेम था वो आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है, मुझे भी बहुत अच्छी तरह पता है। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये जो काम है फेडरल गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट से कंपेयर होती हैं चीज़ें, कंपैरिजन होते हैं। वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे भी रोड बन रहा है, वहाँ पे भी अंडरपासेस बन रहे हैं, लेकिन इतनी तवालत क्यों है? आप करीमाबाद का उठा के देख लें, जो अंडरपास बन रहा है कितने साल हो गए उसको बनते हुए। आप यूनिवर्सिटी रोड पे आप चले जाइए, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है कितने साल, क्या इतने साल लगते हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर? नहीं देखे, इतने साल नहीं लगते, आप सही कह रहे हैं। कुछ चीज़ों में ताकीर है, आइडियल चीज़ें नहीं हैं। आप देखिए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने की, आप बात कर रहे हैं मॉडल और आइडियल सोसाइटी की, और बिल्कुल आइडियल चीज़ें, एनवायरनमेंट जो दुनिया में आइडियल कहीं नहीं होती। कोशिश यही होती है कि कल से बेहतर आज काम हो, और आज से बेहतर कि प्रोग्रेस की तरफ इंसान जाए। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। यहाँ फ्लाईओवर, शराय भुट्टो हमने बनाया, बाकी चीजें, मलिर एक्सप्रेस वे, बाकी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हम लेके आ रहे हैं, काम मैं कर रहे हैं। ये वही शार है भुट्टो ना जो बारिश में बह गई थी सर? नहीं, नहीं, आप फेक न्यूज मेरे ख्याल से ज्यादा देखते हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद उसकी जो अ, असली रिपोर्ट उसके बाद आई थी, इसको चेक करने के बाद, जो रेगुलेटेड न्यूज चैनल ने फिर चलाई थी, सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स ने नहीं, टिकटॉकर्स ने नहीं। वो भी जरा आप एक नजर देख लेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई कोई बह नहीं, जो पार्ट उसका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है उसमें से कोई बहा नहीं था, और इसकी नहीं, फिर वेरिफिकेशन मसला ये है ना राशिद साहब सर्वे कि भी हो फिर गया। उन्हीं उन्हीं टिकटॉकर से उसी सोशल मीडिया पर सिंध गवर्नमेंट और मेयर कराची जो अपनी पब्लिसिटी भी कराते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की। ये बताइए कि इस वक्त कराची में क्या आपके पास रिपोर्ट्स हैं, कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को पीने का पानी दस्तयाब है? टैंकर्स माफिया जो है इस वक्त, चलें टैंकर एक पानी के हवाले से अलग चीज़, और फिर मैं उसके एक्सीडेंट्स की भी तरफ आऊँगा, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि क्या पानी कराची के शहरियों को 15-15 दिन 20-20 दिन बाद नॉर्थ कराची के एरिया में आ रहा है? लोग वहाँ पर बड़े प्रॉब्लम का शिकार हैं। सुना यह था कि जनाब ये जो दूसरी लेक आ जाएगी हब नदी के साथ, और उसके साथ जो है वो आपकी पानी की जो फराहमी है वो बेहतर होगी, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। खैर, ये आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, उस पर मैं K4 का चीज
हम आई थिंक वाहिद पार्टी थी, बाकी कराची के और भी दावेदार बनते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में भी कुछ पार्टियां हैं जो अभी बैठी हुई हैं वजारतें लेके, जो कराची की दावेदार बनती है, मगर K4 और ये हब के नाली चीजें कौन कर रहा है? फेडरल गवर्नमेंट जब ये इनके मिनिस्टर आए थे प्लानिंग डेवलपमेंट की, कौन वहां लेके गया था, उनके साथ विजिट करा था? ये सब नहीं सर, चीजें काम हम कर उन्हीं रहे हैं, दावेदारों में एक लेकिन जमाने में आप भी शामिल थे सर, उन्हीं दावेदारों में। मैं तो तो, पिछले तो 17 साल का अगर मैं बात कर रहा हूँ ना इस शहर के हवाले से, जो इतना बिजनेस जनरेट करके देता है टैक्सों के हवाले से और इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से, तो आप समझते हैं कि इस वक्त उस शहर को उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है? आप फ्यूचर प्लान ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन मैं जाहिर है कि जो हुकूमत 17 साल से मौजूद है, मैं उसके ऊपर भी तो बात करूंगा ना, उसकी अपनी क्या अपनी गवर्नेंस के मामला, तो अब तो मामला हल हो जाने चाहिए। किसी चीज से बड़े जिम्मा हम नहीं हो रहे। हमें पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स रही हैं माजी में, उन सब चीजों को एड्रेस कर रहे हैं और सबको साथ मिला के काम किया जा रहा है। मैंने आपको एक बेसिक, आपने बाकी बड़े शहरों से कराची को कंपेयर किया और सूबों से कंपेयर किया, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज की वजाहत दे रहा था, यहाँ हैं चैलेंजेस ज्यादा, यहाँ हैं थोड़े इश्यूज, यहाँ डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस हैं जहां काम होता है, मगर किसी चीज से बड़े जिम्मा नहीं हो रहा था। आप एकदम से अच्छा, हाइपर और एग्रेसिव होने लगे, मुझे नहीं सर पता सर मैं किस पार्टी से पहले था। नहीं नहीं, राशिद साहब, क्योंकि आपने बात की ना, आपने बात की तो मैंने इसलिए तस्करा किया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 3 कोर इश्यूज आप कराची के जो आपके जहन में, क्योंकि आप कराची हाइट भी है, तो 3 कोर इश्यूज, और इन 3 कोर इश्यूज से निपटने के लिए हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है, ये मुझे बता दें। देखिए, हमारे हिसाब से जो है, सबसे पहले जो है पानी का मसला है, ठीक है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 2 की इश्यूज हैं जिन पे हमें फोकस करना है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूँ तो उस पर वो एक इशू नहीं, उस पर मल्टीपल सब सब्जेक्ट्स कह लें, उसकी मल्टीपल चीज़ें भी आ जाती हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसके लिए देखें, हमने कोशिश की है, अब फॉर एग्जांपल ई चालान नाफिज किया, सब चीज़ें की, ये डंपर्स का हो रहा था वाकई वायलेशन हो रही थी ट्रैफिक की। हमने कोई नया कानून नहीं लेके आया ना, हमने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ई चालान का एक इंदराज करवाया। उस पर भी लोगों को नाराजगी हुई कि नहीं ये, मगर वो अगर आप देखें तो आप खुद देखेंगे कि अब लोगों को थोड़ा सिविक सेंस आ रहा है, उनको पता है सीट बेल्ट पहननी है। शारा फैसल पे लिटरली मैं आपको बताऊं, स्टैट्स के साथ मैं आपको बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन आप करें ई चालान आने से पहले और ई चालान आने के बाद, लिटरली ऐसा कोई शख्स आपको शारा फैसल पे नहीं मिलेगा बाइक सर, मैं खुद गवाह हूं इस बात का, कि बहुत डिसिप्लिन आया है कराची के ट्रैफिक में, लेकिन शहरी ये कहते हैं कि आप इतने हैवी पेनल्टीज जो लगा रहे हैं उसके लिए कम से कम रोड्स भी उस तरह के दें, ये शहरियों का मुतालबा है। दूसरी चीज, डंपर्स के हवाले से आपने बात किया, क्या कानून साजी हुई दूसरे शहरों के जो डंपर्स यहाँ पर आते हैं, और डंपर तो हैवी ट्रैफिक सारा ही सारा तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 90-95% दूसरा है, और बगैर नंबर प्लेट के जो है वो उसी शारा फैसल के ऊपर दंदनाते फिरते हैं। हैवी ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूं, और इससे पहले भी हम इस प्रोग्राम में इस बात को जो है वो उजागर कर चुके हैं, तो उससे किस तरह से निपटा जा रहा है? देखें, डंपर्स पे और जितने भी ये ट्रांसपोर्ट्स हैं, हमने इनकी जो एसोसिएशन थी उनके साथ बैठ के हमने सब ट्रैकर्स लगाने की इनसे बात की, और उन पर काफ़ी ऐसे डंपर ट्रैकर्स लग चुके हैं। उनका एक, देखिए, मैं अगर डंपर चला रहा हूँ या कोई बड़ी गाड़ी, कोई बस या ट्रक या कोई चीज चला रहा हूँ, मैं तो नहीं चाहूंगा जानबूझ के किसी की जान लूं या कोई एक्सीडेंट हो, मगर हो सकता है कि वो जो ड्राइवर चला रहा हो वो उसकी गाड़ी में ही फॉल्ट हो, ब्रेक सही, तो हमने फिटनेस टेस्ट गाड़ी का, फिर ड्राइवर का टेस्ट कि वाकई ये इसके जो लाइसेंस है, क्या एक नॉर्मल गाड़ी चलाने का लाइसेंस है उस पर, ये वो तो नहीं चला रहा। ये सब चीज़ों को थोड़ा इन्फोर्समेंट की तरफ, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम लेके गए, और एसोसिएशन वालों को, जो हमसे जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक करके भी बैठे हुए हैं, उनको मसले भी हैं, मगर ये देखिए, ये डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा अगर लोग चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। कुछ लोगों को तो नाराज आपको करना ही पड़ेगा, और वो हम कर रहे हैं और काम अपना कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसी उस पे कराची की सड़कों पे हम देखते हैं कि जब बड़े बड़े और ऑर्गेनाइज सेक्टर के डंपर्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, पीएसओ के वो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑयल की, शेल की, तो वो डंपर्स उनकी वो जो टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स, वो उनकी फिजिकल फिटनेस बेहतरीन किस्म की होती है, उनका ट्रेंड स्टाफ होता है, और आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि कोई ऐसा एक्सीडेंट उनसे नहीं होता। ये सारे एक्सीडेंट उन लोगों से होते हैं जो कि एक अनडॉक्यूमेंटेड
उसमें चल रहे होते हैं, बगैर फिटनेस के चल रहे होते हैं। तो ये गवर्नेंस का ज़्यादा, और शहर में आने से पहले ही इनके ऊपर गवर्नेंस टाइट की जाए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मुनासिब है। आप कह रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव अप्रोच की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ मैं। और ये सारे सेफ गार्ड जो सारे मेजर्स की तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो ट्रैकर, दूसरी चीज़ उनकी फिटनेस गाड़ी की, कि वो चलने के इस काबिल है, कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है कि एकदम से ब्रेक मारा तो ब्रेक नहीं लगा, और उनके ड्राइवर्स भी ट्रेंड हो। हमने तो जैसे बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज के अपने एग्जांपल दी, पीछे लिखा हुआ भी होता है, एक नंबर भी दिया हुआ होता है कि एम आई ड्राइविंग सेफली। बिल्कुल। अगर ड्राइवर, बिल्कुल, तो वो सब चीजें आप उस स्टैंडर्ड पे लाने की जरूरत है। और उस पे अच्छा, लास्ट में एक चीज मैं जी। ये भी जानना चाहूंगा कि इस वक्त आधा कराची हम देख रहे हैं, आधा क्या बल्कि 70% कराची जो है वो एसएसजीसी ने जो लाइनें खोदी गई थी वो अभी तक उसी तरीके की हैं। क्या उसके ऊपर अपडेट है? कब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि नवंबर में काम मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो कारपेटिंग शुरू हो जाएगी। इसको कौन देख रहा है? देखिए, इसमें इस चीज़ को हमने थोड़ा जितने भी टाउन्स थे उनके चेयरमैन थे उनको खुद मुख्तार किया था। और कराची शहर में जितने भी टाउन्स आते हैं उसमें जमात इस्लामी भी थी, अपना पीपल्स पार्टी भी थी, और पीटीआई भी थी। वो तो खैर आप मुझे वैसे ही निशानदेही कर चुके हैं, आप मुझे नंबर्स गिनवा रहे थे कैसी बनी थी हुकूमत, तो वो तो आपके इल्म में हो ही गई। तो उसमें होता ये है कि ये मेयर के अंडर नहीं होता, ये उस चेयरमैन टाउन के अंडर होता है, और उनके पास ही फुल इख्तियारात होते हैं ये चीज़ करवाने की। तो उसके मद में उन्होंने पैसे तो ले लिए थे, मगर ये काम अभी तक हुआ नहीं था। तो हमने अभी एक मीटिंग बुलाई कि हमारी पार्टी की नहीं सही, नहीं, मगर लेकिन सब कुछ साथ ओवरऑल बैठ के चीफ एग्जीक्यूटिव हमें तो हमें मुराद अली साथ शाह साहब है ना साथ सर। ओवरऑल चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के मुराद अली शाह साहब हैं। ये हम कब तक नाजिम और टाउन नाजिम के ऊपर रखेंगे? जो ऊपर एक वजीर आला का ओहदा है, ऑफिस है, वो भी तो एक उसको देखिएगा। बिल्कुल है। मैं आपको सिर्फ उसकी जो लीगल जो चीज़ है मैं आपको बता रहा था कि वो रोड कटिंग के पैसे टाउन चेयरमैन को मिलते हैं, उस टाउन को, और वो एनओसी भी उस रोड की वो टाउन चेयरमैन देता है, जो केएमसी के अंडर आता है, जो मेयर और डिफरेंट टाउन्स है। तो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल्दो ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उनको सबको साथ बिठाया है कि यूनिवोकल होके, चाहे वो अलग पार्टीज की क्यों ना हो, कि एक ही दफा में, इसलिए पूरे शहर का मसला है। चाहे, और वो भी आई एम श्योर, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो जमात इस्लामी हो या पीटीआई हो, वो अपने टाउन को ओन करते होंगे, वो भी चाहेंगे वहां के मसले हल हों। तो सबको हमने साथ बिठा के, इसलिए कि आता अंडर उनके है कि वो इस चीज को करें, और इंशाल्लाह ये जनवरी तक हमने इसका तो जहां टारगेट जहां रखा हुआ पे है कि पीपुल्स पार्टी के टाउन नाजिम है वहां पर बेहतर हो गया। सब सब अक्रॉस द बोर्ड हर जगह होगा जनवरी, हमने जो डिसाइड किया। जनवरी, ओके जी, बहुत बहुत जन शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जनवरी का महीना ज़रूर है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा होता अगर आप ईयर भी कंफर्म कर देते, जनवरी 2026 या अगले आइंदा आने वाले सालों के जनवरी। बहुत बहुत शुक्रिया। अली राशिद, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले दिनों अफ़गानिस्तान में तकरीबन 1000 के करीब उलमा जो हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और उसके जो एक बयानिया सामने आया वो यही था जो दुनिया को कहा गया कि जनाब अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इसका खैर मकदम भी किया गया, लेकिन उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन और उसके जो तराजुम है वो मुख्तलिफ किए गए, उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हुई। ये क्या मामला है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे साथ सलमान जावेद जो कि माहिर बैन-उल-अक़वामी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। ये शुरू में ये कहा गया कि जनाब ये एक बहुत मज़बूत कदम है, और हो सकता है कि तालिबान हुकूमत जो है उसने आगे आने वाले हालात का अंदाज़ा कर लिया है और अब शायद वो बेहतरी की जानिब हैं। लेकिन फिर कुछ ये भी खबरें आई कि जनाब जो TTP है उसको एक कवर देने की, एक शेल्टर देने की कोशिश की गई है। इसमें क्या एग्जैक्टली है, क्या ये मामला, ये ज़रा बताइएगा। ये जो एफर्ट इन्होंने कैरी आउट की थी, ये 1000 उलमा इन्होंने तकरीबन अफगानिस्तान के जितने भी सूबे हैं मुल्क के तूलो अर्ज़ से, वहाँ से उन्होंने उलमा बुलवाए थे। और मकसद इसका यही था कि किसी तरीके से इसके अंदर से कोई ऐसा वर्डिक्ट लिया जाए जिसके अंदर एक रिलीजियस बैकिंग जो है वो मिल जाए किसी भी एक्शन की TTA को, यानी तालिबान रजीम जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है उसको।
तो उसकी जो पहली शक है उसमें तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है और उसके दिफा की और अफगानिस्तान के दिफा की उसकी बात की है। जो चौथी और पांचवी शक है उसके अंदर उन्होंने ये बात की है कि किसी भी मुसलमान को, यानी ये वर्ड उन्होंने ये नहीं यूज़ किया इस बार कि किसी भी अफगान को, उन्होंने कहा है किसी भी मुसलमान को अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। और अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ फिर तालिबान रजीम जिस वक्त मौजूद है हाँ। वो कार्रवाई का हक रखती है। लेकिन इसमें मसला ये है कि जो इंटरप्रिटेशन है उसमें दो तरह की है। एक ये कि क्या इस जो भी फतवा उन्होंने दिया है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है इसके, क्योंकि इस तरह के पहले भी चूंकि कुछ फतवा आ चुके हैं उसमें चूंकि अफगान्स को रोका गया था लेकिन अफगान्स उसके अंदर से भी नहीं रुके थे। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ जो है उसके ऊपर लोग स्केप्टिकल हैं कि क्या ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। पहला तो इसमें इशू ये है कि कहीं ये पहले की फतावा की तरह ये भी तो एक एफर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ इस वक्त टाइम गेनिंग के लिए तो नहीं है। दूसरा जो इसमें एलिमेंट आता है वो ये है कि जो सब नेशनलिस्ट हैं अफगानिस्तान के अंदर इंक्लूडिंग तालिबान रजीम, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों को अपने इलाके तस्वुर करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने उन पर नाजायज़ कब्जा किया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है इसको भी नहीं मानते। तो इस चीज़ को जब आप सामने रखते हैं तो पता ये चलता है कि इस इंटरप्रिटेशन के अंदर इनको ये वाज़े करनी चाहिए चीज़ कि क्या ये पाक अफगान सरहद को सरहद मानते हैं या जो बाकी हमारे इलाके हैं इनको भी अपना इलाका मान के इसके खिलाफ जहाद को जायज़ समझते हैं और बाकी चीज़ जो है वो उसको कहते हैं जो बाकी इलाका है उसके खिलाफ आप जी फॉरेन लैंड है और उधर आप जहाद ना करें जाके। तो ये जो चीज़ है इसको ज़ाहिर इस पे भी स्केप्टिज्म है कि जी जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती उस वक्त तक भी ये मामला बरकरार रहेगा कि आया इसके अंदर इंटेंट जो थी वो अच्छी थी या सिर्फ और सिर्फ एक कवर लेने की कोशिश की गई है। और तो मेरी जो खबरें हैं वो ये है कि इसके अंदर बहरहाल जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने बहुत कोशिश की है कि इसको इस तरीके से निकाला जाए, इस तरीके से बात की जाए कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो बहरहाल मामला तय पाएँ और ख़त्म हो ये जितनी भी इसका कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन उलमा के साथ साथ जो बाकी लोग बैठे हैं स्टेक होल्डर्स वहाँ पे, चाहे वो कंधारी ग्रुप है, चाहे वो हकानी ग्रुप है, चाहे GDI है, ये तमाम वो लोग हैं जो कि इनके स्टेक होल्डर्स के जो बाद के बयानात हैं, एक्शंस हैं, उनको अब बनज़र गायर देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ जा रहे अच्छा, हैं। ये मुझे बताइए, ये सलमान साहब के चाहे वो उलमाए कराम हो या दीगर ग्रुप्स हैं वो तो मेरे ख्याल से अमीर के ऊपर है ना। तो अमीर, अब झगड़ा सारा यहाँ पर ये है कि अगर अमीर कह दें कि जनाब हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई अफगान सरहद इस्तेमाल नहीं होगी तो नहीं होगी, ये उनके थ्रू कहलवाना ये कितना सिग्निफिकेंस है? यहाँ तो अमीर की जिम्मेदारी बनती है ना उस हुकूमत की। बेसिकली जब आप अफगान तालिबान से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी कि डायरेक्टली अमीर की तरफ से कोई फतवा नहीं आता, उनका अपना एक ऑफिस है, वो ऑफिस आगे से इसको इंडोर्स करता है या इस चीज़ को आगे फैलाता है और फिर जो बाकी हुक्मरान हैं या जो ऑफिशियल्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये उनका अपना अपना सिस्टम है, ठीक है, वो उसको उस तरह लेके चल रहे हैं। बट अभी तक जो ऑफिशियल इंडोर्समेंट आई है वो 3-4 बड़े अफगान ऑफिशियल्स की तरफ से आई है। एक मुत्तकी जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से आई है, एक आज ताजुद्दीन हैं उनकी तरफ से आई है, ताजमीर दीन इनकी तरफ से, ये हकानीस के बहुत करीब हैं और GDI के अंदर होते हैं जो उनकी जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस है। इस तरह के एक दो और लोगों की तरफ से भी आई है। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के एक तरफ इन लोगों के बयान देखें और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का मीडिया देखें और साथ साथ उनका सोशल मीडिया देखें तो वो अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई से बाज नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि ये इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं वो बहुत स्केप्टिक हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं कि क्या इसको फेस वैल्यू के ऊपर लिया जाए इस फतवे को या इसके पीछे कोई और मकासद है कि एक डिसेप्शन क्रिएट किया जाए। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि अभी ईरान के अंदर आज जो है वो गुफ्तगू चल रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की जो अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी, और मसला अफगानिस्तान पे है और उसी मीटिंग के अंदर और फिर मसला ये कि अफगानिस्तान ने बायकॉट किया है सर, अफगानिस्तान ने बायकॉट किया है इसका, जाने से उस पर इनकार किया है। तो इससे भी जाहिर होता है कि शायद बहुत ज़्यादा एक सीरियसनेस अभी भी मौजूद नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि शायद सऊदी अरब जो है वो आ रहा है यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर उनसे मिलने के लिए, उनका एक डेलीगेशन, तो शायद इसलिए वो ईरान नहीं जा रहे। हालांकि ऐसे भी कोई सदाकत नहीं है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के साथ मामला बहुत मुनासिब लेवल के ऊपर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान वो ये कहता है, अफगानिस्तान ये कह रहा है कि हम सबसे एक साथ एक फोरम पे बात नहीं करेंगे जिसके जो मसाले इंडिविजुअल हम कंट्री टू कंट्री डिस्कस करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और इस पे अब देखा ना, ये एक इस किस्म की
जस्टिफिकेशन है जो कि ये बताती है कि रीजनली वो लोगों को हैंडल करना या उनको फेस करना नहीं चाहते। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी पिछले दिनों जो एक इज्तिमा हुआ था, एक मुज्तमा हुए थे जो ममालिक, हम्म। उन्होंने भी काफ़ी कड़ी तनकीद की है इनके कंडक्ट के ऊपर। तो ठीक। ज़ाहिर है उनको पता चल रहा है कि डिप्लोमेटिकली चूंकि वो आइसोलेट हो रहे हैं, तो अब वो इस तरह के फोरम्स का भी बायकॉट कर ठीक रहे है, हैं। सलमान जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैन अवी उमूर, अफगान उमूर के बहुत फोकस है। छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, अब ये बताइए कि शाम में अमरीकी फौजियों पर दाइश के हमले और दाइश का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में मौजूद होना, ये बताइए कि वेस्ट इसको किस तरह से देख रहा है, अमरीका इसको किस तरह से देख रहा है? दाइश के ऊपर अगर आप देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अलकायदा से भी ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर या जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस वक्त दुनिया मुश्तमे है कि ये कलेक्टिव थ्रेट के तौर पे सबके लिए आ रहा है, वो दाइश है। अब दाइश का इस वक्त जो एपिक सेंटर बनता जा रहा है वो अफगानिस्तान है। और तो अफगानिस्तान के लोग कुछ और क्लेम करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है कि जाहिर है कि अफगानिस्तान के अंदर ही मुश्तमे हो रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। स्पेशली जब सीरिया के अंदर वॉर ख़त्म हुई है और उसके बाद वहाँ पे इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नाटका वहाँ के जो डिफेक्टो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बंद करना शुरू किया है। उसके अलावा भी दायरा आसपास के जो ममालिक हैं उन्होंने भी उनके ऊपर कड़ी जिसे कहते हैं कि एक शिकंजा कसना शुरू किया। तो वहाँ से भी लोग भाग भाग के इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। और फिर खुद अफगानिस्तान के अंदर भी चूंकि ISKP का जो कि यहाँ का उनका एक चैप्टर है इस रीजन का, उसका ऑलरेडी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मौजूद था, तो उसको फिर एक सेफ हेवन जो है वो वहाँ पे मिल गया। तो इस चीज़ को अगर अब इसको इंटरकनेक्ट किया जाए तो जाहिर है जैसे आपने कहा कि शाम के अंदर उनके ऊपर हमले होते हैं और उसके बाद फिर अमेरिकन जो हैं वो देखते हैं कि यार इसके फुटप्रिंट्स हैं वो कहाँ जाके मिलते हैं। तो डेफिनेटली जो उनका कंसर्न है इस वक्त अगर आप देखें तो इस वक्त एक तहरीक चल रही है वाइट हाउस के थ्रू, वाइट हाउस सॉरी नहीं, कांग्रेसमैन के थ्रू, कि जो अफगानिस्तान को फंड्स आते हैं उनको जो है वो बंद किया जाए। और उसकी बड़ी वजह वो यही बताते हैं कि जी कि एक एपिक सेंटर जो है वो बनता जा रहा है अफगानिस्तान इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बशमूल दाइश के, उसके ऊपर अभी बड़ी लेदे हो रही है। बहुत से लोग उसको सेव करना चाह रहे हैं कि ये फंड्स जारी रहने चाहिए, लेकिन अब इस वक्त एक बड़ी मजबूत आवाज़ इंक्लूडिंग ट्रम्प्स ओन वॉइस कि इस फंड को जो है वो बंद होना चाहिए, इसको डिसकंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विप कर रहा है ऐसे एलिमेंट्स को जो कि दुनिया के लिए दोबारा से खतरा बनते जा रहे हैं। अच्छा, ये हाल ही में यूएई और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान एक तिजारती मुआहदा जो है वो तय पाया, एक फ्रेमवर्क जो है वो तय पाया। अब ये बताइए कि ये मुआहदा मटेरियलाइज हो पाएगा, क्योंकि तोरखम बॉर्डर तो वैसे ही बंद है इस वक्त। तो आप समझते हैं कि कुछ तालिबान गवर्नमेंट जो है वो मुस्तहकम होगी? देखें, ऑल्टरनेटिव रूट्स की जो है ये ऑल्टरनेटिव रूट्स मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी दफ़ा बात की थी कि इसके ऊपर पिछली रजीम से भी बात करती रही हैं। इसमें गनी की रजीम जो है उसने भी बात की, इसमें करज़ई की रजीम ने भी बात की कि जी कि हम पाकिस्तान के रूट्स को छोड़ के हम बाहर से कहीं से कर लेंगे। हकीकत हाल ये है कि वहाँ पर जो इस वक्त ट्रेडर्स हैं वो इस वक्त अपनी गवर्नमेंट के सामने बिल्कुल एहतजाज नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ के ट्रेडर्स को कॉल्स कर रहे हैं। ये मेरी बड़ी पक्की खबर है कि वो कहते हैं जी कि आप अपनी गवर्नमेंट से बात करें कि किसी तरीके से हमारे हाल पे रहम करें और हमारे लिए कोई रास्ता खोलें ताकि हम यहाँ से तजारत दोबारा से शुरू कर सकें। क्योंकि ऑल्टरनेटिव रूट्स के ऊपर इसमें कोई शक नहीं कि इस रूट के बंद होने की वजह से उनको किसी ना किसी ऑल्टरनेटिव रूट की तरफ तो जाना पड़ेगा, लेकिन वो के लिए बिल्कुल भी जो है वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उनकी बहुत शदीद चाबहार जो है वो भी उनके लिए जो पाकिस्तान जिस तरह से यहाँ से रूट निकल सकता है, वो चाबहार भी उनके लिए वो लेकिन उधर सैंक्शन का इशू है, वहाँ पे अमेरिका का प्रेशर है, वहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेशर है, वहाँ पे बहुत सारी कॉस्ट और उसकी जो कमर्शियल कॉस्ट है, उसकी जो कस्टम कॉस्ट है, उसकी जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब वो बढ़ती है तो उसकी वजह से ज़ाहिर है वो रूट उनके लिए उस तरीके से वायबल नहीं होगा। नाउ अब चारों तरफ से हर किसी मुल्क को पूरे रिकायात हैं तालिबान हुकूमत से, अफगानिस्तान की हुकूमत से। तो ऐसे में जो तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान, एक बार फिर उन्होंने सालिसी की कोशिश पेशकश की है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। आप समझते हैं ये कैपिटलाइज होंगी, कुछ बात आगे बढ़ेगी? देखें, इस पे तो ऑलरेडी तुर्किया और कतर जो हैं वो इन्वॉल्व थे।
तीसरा जो मुल्क था वो ईरान था, जिसने कोशिश की थी कि जी कि हम आपकी सालसी कराते हैं, जब ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी यहाँ पर आए और उसके बाद भी कुछ उनकी तरफ से मैसेजेस आए। और अभी सऊदी अरब की तरफ से भी एक बात गश्त है कि उनकी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स हो रही हैं। तो इस तरह के तो बहुत सारे ममालिक हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्रेशर एक्सर्ट किया जाए और तालिबान के और पाकिस्तान के दरमियान कोई मफाहमत की राह निकाली जाए। ये डिपेंड करता है, ये पहले भी डिपेंड करता था, ये अभी भी इसी बात पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान की क्या इस बात देखें, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि पाकिस्तान ये नहीं कहता कि आप तिजारत ना करें, पाकिस्तान ये नहीं कहता कि जी कि आप जो है वो कोई और काम ना करें, किसी और मुल्क से जो है वो आप अपने रवाबित ना बढ़ाएं। पाकिस्तान की सिर्फ एक डिमांड है कि आप अपने मुल्क को हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल मत होने दो। जितनी भी प्रॉक्सीज वहाँ पर मौजूद हैं उनको डिसार्म करें, उनको डीवेपनाइज करें, या तो उनको अपने अंदर मदगम करें, या फिर उनमें से जो लोग नहीं होते उनके खिलाफ हम एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाते हैं। और दूसरा, उसी पहली पॉइंट को सोलिडिफाई करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए एक बॉर्डर जॉइंट मैकेनिज्म सिस्टम बना दें जिसके बाहर से लोग जो है वो ऑब्जर्वर्स मौजूद हों, दूसरे स्टेक होल्डर्स। ये दो बातें कर दें, सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। यानी इस वक्त खित्ते में, रीजन में और तालिबान के ऊपर है, दुनिया में जो है अमन के हवाले से तमाम तर जिम्मेदारी, भारी जिम्मेदारी जो है अफगान हुकूमत के ऊपर आयद होती है, तालिबान हुकूमत के ऊपर आयद होती है। अल्लाह करे कि वो होश के नाखुन लें। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान जावेद साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।